प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी को आज की शिक्षादान में स्वागत है। जिला शिक्षा कार्यालय नवापड़ा शिक्षा सहयोग ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग घर में बैठकर अपना जो भी पाठ है उसको हासिल कर रहे हैं। समय का तकाजा है, हम लोग आमने सामने तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर बैठे हमको पढ़ना है। तो चलो आज एक मैं नया पाठ लेकर आपके सामने आया हूँ। इससे पहले हम लोग पद्य पढ़ चुके हैं, गद्य पढ़ चुके हैं। आपके सामने आज जो नया पाठ है वह पाठ है हिंदी व्याकरण और प्रयोग। 9वीं कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण और प्रयोग। पाठ का नाम है हिंदी व्याकरण और प्रयोग। व्याकरण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चे, हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण पाठ पढ़ेंगे और इसको प्रयोग, इसमें प्रयोग भी लिखा गया है। तो प्रयोग क्या होता है उसको भी थोड़ा बहुत मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। व्याकरण, तो इसका जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का नाम है व्याकरण क्यों। व्याकरण क्यों, प्रथम अध्याय में ये क्यों का हल को हम ढूंढेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम व्याकरण क्यों पढ़ें, व्याकरण क्यों पढ़ा जाता है, व्याकरण से क्या लाभ होता है, इसको जान लीजिए बच्चे। व्याकरण इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम लोगों की भाषा में शुद्धता हो, हम जो भी बोले वह स्पष्ट हो, वह निखर कर सामने आए, सुनने वाला उसको आसानी से समझ ले, उसमें कोई दूसरा अर्थ निकल ना पाए, सामने वाला की समझ में सही आ जाए। इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, यानी शुद्धता के लिए। थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हम जो बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं और समझने वाला कुछ और दूसरा समझता है। इस प्रकार तो व्याकरण इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए कि व्याकरण के बिना भाषा अधूरी है। ये जो भाषा अधूरी है, हम जो बोलते हैं उसी का नाम है भाषा। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु इतना जान लीजिए, भाषा की स्पष्टता के लिए, भाषा को अच्छा बनाने के लिए, इसकी शुद्धता के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। और यह कैसा काम आता है मैं दो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, यहां आप ध्यान दीजिए। सब राम गया, राम गया, राम गया। व्याकरण में इतनी ताकत है कि यह बोलने का ढंग से संपूर्ण वाक्य को, उसका रूप को बदल देता है, उसका अर्थ को बदल देता है। थोड़ा सा रूप क्या बदला, अर्थ भी बदल गया। जैसे यहां मैं चिन्ह लगा रहा हूं, अब देखिए, राम गया, राम गया, राम गया, एक चिन्ह लगाया। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये सीधा सीधा राम गया, राम गया, राम गया। तो इसमें आश्चर्य बोध होता है, इसमें कोई हमको प्रश्न पूछ रहा है और ये साधारण वाक्य है जो राम गया। तो बोलने में, अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। फिर मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे लिखने में कैसा परिवर्तन होते हैं उसके बारे में समझाता हूं आपको। एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, किस प्रकार अर्थ बदलता है आप देखिए। थोड़ा सा हम इसको इधर उधर कर दिए तो उसमें संपूर्ण अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं दो वाक्य लिखा है, इसमें मैं अभी शिरोरेखा देना शुरू कर दूंगा।
जैसे खाना, खाना, गया, गया। यहां देखिए, हम इसको थोड़ा छेड़छाड़ कर दें, इधर उधर कर दें तो अर्थ पूरा बदल जाता है। खाना, बंदर खा गया, खाना बंद रखा गया। संपूर्ण उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। खाना बंदर खा गया, खाना बंद रखा गया। किस प्रकार अर्थ में संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तो इसी का नाम है व्याकरण। आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि व्याकरण में कितना मजा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। व्याकरण के माध्यम से अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। बोलते समय, लिखते समय भी थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसका भी अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसी का नाम है व्याकरण। अतः बच्चों, हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं कि व्याकरण के माध्यम से हम अपनी भाषा को, भाषा में शुद्धता ला पाए। हम जो भी बोले वह स्पष्ट हो, वह निखर कर सामने आए, वह उभर कर सामने आए, सुनने वाला व्यक्ति उसको सहज और सरल ढंग से समझ पाए, हमारी अभिव्यक्ति को वह सहज से ग्रहण कर पाए। इसी का नाम है व्याकरण। तो व्याकरण के विषय में थोड़ा बहुत जो भी समझ गए बच्चे हम लोग। वर्तमान हम पढ़ेंगे व्याकरण, लेकिन हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम क्यों पढ़ें? देखिए, हर भाषा में व्याकरण है। व्याकरण के बिना भाषा अधूरी है। हिंदी व्याकरण, हर भाषा में अलग अलग व्याकरण है। तो हम लोग हिंदी के छात्र छात्राएं हैं, अतः हिंदी का व्याकरण जानना हमें जरूरी है। क्योंकि हिंदी भाषा की जो व्याकरण है उसकी कुछ विशेषता है। हम उसको अगर और किसी के साथ और दूसरी भाषा की व्याकरण के साथ उसको तुलना करेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसकी विशेषता को हमको समझना पड़ेगा। मैं कुछ इसके संदर्भ में कुछ छोटा छोटा उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूं। जैसे राम, उड़िया में जैसे मैं बोलूंगा रामो जाए, रामो जाए। एक लड़की के लिए सीता जाए। इसी को अगर हम अंग्रेजी में लेंगे तो राम गोज, सीता गोज। अगर इसको संस्कृत में लेंगे, रामः गच्छति, सीता गच्छति। रामो जाए, सीता जाए। राम गोज, सीता गोज। रामः गच्छति, सीता गच्छति। इसको अगर हम हिंदी में बोले, जैसे इसको हिंदी में अगर बोले हम, तो क्या होगा? देखिए, राम जाता है, सीता जाता है। अगर अंग्रेजी का उदाहरण को साथ में लें, संस्कृत का लें, उड़िया का लें, तो उसी के अनुसार ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा होने से क्या ये सही होगा? ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहां सीता जाता है नहीं होगा, क्या होगा? ना सीता जाती है। तो यह है हिंदी व्याकरण की विशेषता। इसलिए हमको हिंदी व्याकरण के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए कि हमको हिंदी का पाठ पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, भाषा, ये दोनों विषय में आपको कुछ कहना चाहूंगा।
व्याकरण और भाषा ये दोनों परिपूरक हैं। इसके बिना इसकी स्थिति नहीं, और जब भाषा नहीं है तो व्याकरण कहाँ। यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये भाषा को जो शोभा बढ़ाता है वही व्याकरण है। इसको जो भाषा को जो परिचालित करने वाला व्याकरण है। मान लीजिए ये गाड़ी है तो गाड़ी को चलाने वाला ये ड्राइवर है, व्याकरण। तो हम व्याकरण और भाषा ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये दोनों मान एक ही है। अतः हम थोड़ा अभी भाषा के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। भाषा क्या है? भाषा वही चीज है कि पहले तो जान लीजिए, हम समाज में रहते हैं। भगवान ने बोलने की शक्ति केवल मानव को दी है। आज मानव जितना भी उन्नति कर रहा है उसके पीछे केवल एक ही कारण है, और वह कारण है भाषा। भाषा के कारण ही आज इंसान इतना उन्नति कर पा रहा है। तो सामाजिक प्राणी है, भाषा हमारे लिए निहायत जरूरी है। एक शुद्ध भाषा, परिष्कृत भाषा है, अच्छी बोली, अच्छी भाषा हमको कहना जरूरी है। भाषा इसलिए आवश्यक है कि हम समाज में रहते हैं। समाज में हम लोगों के अंदर जो मन के भाव होते हैं, उस भावों को हम आदान प्रदान करना जरूरी है। हमारे मन में जो भाव है उस भाव को हम दूसरों को जाहिर करें, दूसरे के सामने उसको लाकर छोड़ें, सामने वाला उसको सुने, उसको ग्रहण करे। उसके बाद उसकी मन की जो भी विचार है उस विचार को वह हमें अभिप्रेरित करे। यानी विचारों का आदान प्रदान, इसी का नाम ही भाषा है। विचारों का आदान प्रदान, उसी का नाम भाषा है। विचारों का आदान प्रदान, इसी का नाम ही भाषा है। तो बच्चे, हम जब भाषा बोलते हैं, कभी कभी भाषा को बोल के हम हमारे मन की भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। कभी कभी लिखकर भी पहुंचाते हैं, कभी कभी इशारे से भी पहुंचाते हैं। तो भाषा तीन प्रकार, एक है लिखित भाषा, और एक है बोलने वाली भाषा या कथित भाषा, और एक का नाम है इंगित भाषा। लेकिन ज्यादातर लोग इंगित भाषा का प्रयोग नहीं करते। इंगित भाषा का प्रयोग उसी लोग करते हैं जो लोग गूंगे होते हैं। यहाँ हम इंगित भाषा के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, केवल जानकारी के लिए आपको बताया। हम वर्तमान चर्चा करेंगे लिखित भाषा और कथित भाषा, ये दोनों भाषा के विषय में हम चर्चा करेंगे। व्याकरण, व्याकरण के कुछ छोटे छोटे अंश होते हैं जिसके बारे में वर्तमान हम चर्चा करेंगे। जैसे व्याकरण, पहले से आपको बताया व्याकरण भाषा एक ही चीज है। तो हम अब व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण में जो अंश है, जो खंड है, जिसके बारे में पढ़ाए जाते हैं या चर्चा कर विचार के किए जाते हैं, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। इससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्याकरण में होता क्या है, व्याकरण कैसा शास्त्र है। ध्यान रहे, व्याकरण में कुछ व्याकरण जो अंश हैं, खंड हैं, इकाई हैं, उन इकाइयों के नियम के बारे में, उनके नियमों को विचार किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ अंश हैं या कुछ खंड हैं या कुछ इकाई हैं, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक हो गया आपका ध्वनि, ध्वनि, नेक्स्ट शब्द, पद, वाक्य, ये सब व्याकरण के एक एक अंश हैं। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, इन सभी विषयों के बारे में या इनके नियमों के बारे में विचार किया जाता है व्याकरण में। व्याकरण में इन सभी विषयों के नियम के बारे में विचार किया जाता है। तो हम वर्तमान एक एक चीज को हम जानना चाहेंगे कि ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले जानते हैं ध्वनि।
ध्वनि क्या है बच्चों? ध्वनि व्याकरण का वही इकाई है, या वो माने वही खंड है जो खंड सबसे छोटी है। व्याकरण में सबसे छोटी इकाई इसको मानी जाती है। ध्वनि को सबसे छोटी इकाई माने इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते। ध्वनि इतना छोटा है कि इसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते। हमारे मुख से एक ही झटके में जो शब्द निकलता है उसी का नाम है ध्वनि। व्याकरण में हमारे मुख से एक ही झटके से जो शब्द निकलता है उसी का नाम है ध्वनि। यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? साउंड। अंग्रेजी में साउंड कहते हैं, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि भाषा का सबसे, या व्याकरण में भाषा का सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि को और हम खंड खंड नहीं कर सकते। और ध्वनि आगे चलकर यह ध्वनि बोलने में काम आता है। हम जो बोलते हैं, बोलते समय है इसका उपयोग होता है। इसका संबंध सीधा सीधा मानव का बोलना और सुनना दोनों से इसका संपर्क है। ध्वनि हम जब बोलते हैं, कोई सुनता है, तो इसका संपर्क है बोलने में और सुनने में। वर्तमान भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया कि लिखने के लिए क्या किया जाए, तो लिखने के लिए उन्होंने ध्वनि का एक रूप बनाया, ध्वनि का एक सांकेतिक चिन्ह बनाया, और जिसका नाम है वन। वन जिसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, हम अक्षर भी कहते हैं। तो ध्वनि का सांकेतिक चिन्ह को वन कहते हैं। ध्वनि का सांकेतिक चिन्ह को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जैसे उदाहरण, ये क्या है? ओ। तो ओ जो ध्वनि है, ओ ध्वनि का एक रूप बना दिया गया। वैज्ञानिकों ने इसको एक रूप बना दिया कि भाई ऐसा लिखने से इसको ओ समझना। जैसे ये एक संकेत है, एक चिन्ह है, और इस चिन्ह का किस ध्वनि के साथ संपर्क है? ना क ध्वनि के साथ संपर्क है। क अगर हम एक झटके में क बोलेंगे तो क उसको वन रूप जब देंगे तो उसका आकार इस प्रकार हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वन। वन क्या काम आता है? लिखने में काम आता है। फिर वन के बाद आ जाता है आपका वनमाला। वनमाला क्या है? एक है वन, दूसरा है माला। वन माने आप परिचित हैं, वन माने अक्षर, माला माने माला, जैसे फूल का माला। फूल का माला में धागे में एक एक फूल गूंथा जाता है, एक माला बनाया जाता है। इसी प्रकार वर्णों का समूह, वर्णों का समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कुछ वर्ण यानी हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, और ये 52 वर्ण एक निश्चित क्रम से उनको सजाया जाता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। निश्चित क्रम से इसको सजाया जाता है। जैसे ओ आ, इस प्रकार, छोटी बड़ी ऊ, इस प्रकार क ख ग, इसी प्रकार निश्चित क्रमबद्ध रूप से, एक निश्चित रूप से जब हम इसको सजा देते हैं, एक जगह जब रख देते हैं, इसी का नाम हो जाता है वनमाला। तो अभी हम शब्द के बारे में जानना चाहेंगे। शब्द क्या है? शब्द बोलते समय एक या एकाधिक, एक हो सकता है या एकाधिक, एक से अधिक, एक या एकाधिक, एक वर्ण हो या एक से अधिक वर्ण हो, आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और शब्द निर्माण करते हैं। जैसे रा और मो, राम। राम माने एक लड़का का नाम। इसमें कुछ वर्ण मिले हुए हैं आपस में, कुछ ध्वनि मिले हुए हैं। वर्ण लिखते समय तो वर्ण है, लेकिन बोलते समय कुछ शब्द इसमें मिले हुए हैं। जब एक या एकाधिक ध्वनि आपस में मिल जाते हैं तो उसी का नाम हो जाता है शब्द। ठीक है, तो अब जानेंगे पद के बारे में। पद क्या है? पद उसी चीज को पद कहते हैं। शब्द और पद में ज्यादा अंतर नहीं है। शब्द और पद में ज्यादा अंतर नहीं है। शब्द को ही पद कहते हैं, पद को ही शब्द कहते हैं।
फर्क इतना है कि हम जब बोलते हैं, बोलते समय किसी वाक्य का प्रत्येक अंश एक एक शब्द है। हम जब लिखते हैं, लिखते समय वाक्य का प्रत्येक अंश को पद कहा जाता है। तो बच्चों इतना ध्यान दीजिए कि पद लिखते समय वाक्य, एक वाक्य मैंने लिखा मान लीजिए, तो वाक्य का प्रत्येक अंश, वाक्य का प्रत्येक एक एक हिस्सा पद कहलाता है। जब इसी वाक्य को हम बोलने लगते हैं तो बोलते समय उसका हर हिस्सा, एक एक हिस्सा क्या होता है? शब्द होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं वाक्य। वाक्य किसको हम कहेंगे? हाँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शब्द में दो कुछ ध्वनि मिलते हैं, शब्द बनते हैं, परंतु उसका अर्थ होना जरूरी है। अगर अर्थ नहीं निकलता तो हम उसको शब्द नहीं कहेंगे, पद नहीं कहेंगे। तो बच्चे अब हम जानते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य में अनेक सारे शब्द हो या पद हो, सब मिलकर आते हैं, सब आपस में मिल जाते हैं और एक पूर्ण अर्थ को परिप्रकाश करते हैं, एक पूर्ण अर्थ को निकालते हैं, तभी वाक्य बनता है। यानी वाक्य में कई सारे पद मिलकर एक वाक्य बनते हैं, कई सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं। और ये जो शब्द होते हैं, वाक्य शब्द होते हैं या आपका पद होते हैं, इनका भी एक निश्चित क्रम में होना जरूरी है। अगर इधर उधर हो गया तो उसको वाक्य हम नहीं कहेंगे। इसका भी एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, तब हम उसको कहते हैं वाक्य। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम इसके विषय में और थोड़ा ज्यादा चर्चा करेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान देकर सुने, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और घर में बैठकर इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद अपनी किताब से मिलाइए, किताब को भी पढ़िए, और जब स्कूल खुलेगी तो आपस में हम दोबारा फिर चर्चा करेंगे।